गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम 11th क्लास सीबीएसई के लिए 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जो 4th चैप्टर था मोशन इन 2 डायमेंशनल, उसके बारे में हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने वेक्टर का जो पार्ट था वो ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम डिस्कस करा चुके थे। इसके अलावा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या सेंट्रीपिटल फोर्स है उनके बारे में हमने बात की थी। तो ये जो 5th चैप्टर है ये 3rd और 4th से ही रिलेटेड है। इसके अंदर हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम के बारे में। जो इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक एज v = u + at s = ut + half at square and v square minus u square = 2as. These are 3 equation of motion. ठीक है। And here we discuss about the laws of motion. Equation of motion are the mathematical representation. These are the mathematical equations. But laws of motion are the conceptual or quoted phenomena. So first of all, we discuss about the chapter that is laws of motion. चैप्टर 5th है। देखिएगा, जो लॉज ऑफ मोशन है इसके बारे में भी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि गति का प्रथम नियम है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? यानी इसके अंदर हमने पढ़ते थे कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग और एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट नॉट चेंज इट्स स्टेट अंटिल वी नॉट प्रोवाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वो अपनी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाते हैं। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर? इसके अंदर हमने एक टर्म्स पढ़ते थे इनर्शिया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। तो इनर्शिया है वो 3 तरह का होता है। एक फर्स्ट टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन विच द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी किसी भी बॉडी के जो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस बॉडी के ऊपर लगाए गए फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ एक्चुअल में फोर्स की हमें मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है यानी जो फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो किसके द्वारा आता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा। क्लियर? यानी F = ma या F = mg जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ से स्टैब्लिश होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें हम तो दैट इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लियर? व्हाट डू मीन बाय एक्शन रिएक्शन लॉ? मींस व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन एनी बॉडी देन सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड फोर्स आल्सो अप्लाइड बाय दैट बॉडी इन अपोजिट मैनर्स। यानी the force we applied on any body known as the action force and the body react against that force that is known as the reaction force. यानी अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से वो बॉडी में क्या होती है? रिवर्स फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहलाता है? एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहलाता है। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर पहला टॉपिक है आपका फोर्स के बारे में। फोर्स एक्चुअल में क्या होता है? फोर्स इज ए फिनोमेना ऑफ पुश और पुल एनी बॉडी। क्लियर? देखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर की जो पीडीएफ है मैं ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा। आपको पीडीएफ से नोट राइट डाउन करना है
उसके बाद आपको वीडियो से समझना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो पीडीएफ के अंदर लैंग्वेज है वो प्रॉपर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको जो राइट डाउन का जो वर्क है, राइटिंग वर्क है, वो आपको पीडीएफ से करना है, और जो एक्सप्लेनेशन है यानी जो समझने का काम है वो आपको व्हाइट बोर्ड से करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पीडीएफ को नोट कीजिए, डेली के 3-4 पेज आप नोट करते जाइए, उसके साथ साथ आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें फोर्स की, तो बच्चों फोर्स क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ पुश और पुल that change or try to change state of any body, मीन्स कि जो फोर्स है वो एक तरह से पुश या पुल के फॉर्म में अप्लाई होता है, और किसी भी बॉडी की स्टेट को या तो चेंज करता है या ट्राई यानी चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी अगर कोई भी बॉडी मूविंग स्टेट में है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी स्पीड चेंज भी हो सकती है, और उसकी स्पीड है वो चेंज करने से इंक्रीज भी हो सकती है या फिर वो डिक्रीज भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, तो ठीक है। तो फोर्स एक्चुअली में क्या होता है, इट इज द पुश और पुल दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी बॉडी। जैसे कि आप कोई भी बॉडी मूविंग स्टेट में है, आप कोई बॉडी को बात करते हैं हम कि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लीजिए बॉक्स है कोई, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है इस तरह से, कोई F न्यूटन का फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इसका मोशन है, ये कोई किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, आपने इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर आप वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। या फिर आपने इतना अधिक फोर्स लगा दिया, उससे क्या होता है कि ये जो बॉडी है वो क्या हो सकती है, स्टॉप भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर फोर्स के बारे में हम बात करें, तो जो फोर्स की यूनिट होती है उसके बारे में, तो फोर्स एक्चुअली में दूसरी जब डेफिनेशन है, अगर हम उसको बोले तो द प्रोडक्ट ऑफ mass and change in velocity, और बच्चों चेंज इन वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी नोन एज ए फोर्स। यानी किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के चेंज के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, n इनटू चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u अपॉन t, ऐसे लिखते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और t समय बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। तो आपने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर। या फिर F इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, क्लियर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, फोर्स का। अब बच्चों देखिएगा, अगर हम फोर्स के बारे में बात करें कि यूनिट की बात करें, फोर्स की जो यूनिट होती है, यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट देखिएगा, F बराबर क्या होता है, mp, क्लियर। यानी F की यूनिट क्या होती है,
किलोग्राम, क्योंकि m क्या है, मास ऑफ बॉडी, दैट्स यूनिट इज किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यानी डैश है, आप नेगेटिव नहीं समझ रहे इसको कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या होती है। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। साइंटिस्ट के नाम पर इसको, उसके ऑनर्स में हमने क्या बोल दिया, उसको न्यूटन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। अब देखिएगा, अगर हम बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ फोर्स, बच्चों फोर्स की जो डायमेंशन है हमें ऑलरेडी आपको लिखवा चुके हैं, फिर भी अगर हम बात करें कि देखिएगा MA यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम के लिए डायमेंशन क्या होती है, M1, मीटर के लिए L1 पर सेकंड स्क्वायर यानी T-2। क्लियर? ये किसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए फोर्स। क्लियर? M1 L1 T-2। यहाँ तक कोई दिक्कत? और नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स की, कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ये फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि फोर्स किसी भी बॉडी का जो पुश या पुल होता है तो उसकी स्टेट में चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। दूसरा अगर हम इसके बारे में बात करें कि फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन में, उसकी बात करें तो वो क्या होता है, फोर्स रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स का सिंबल है वो F होता है, F इक्वल टू ma। यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, जिसको हम किसके नाम से भी बोलते हैं, न्यूटन के नाम से भी बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट है, अगर आपसे सीजीएस यूनिट पूछता है, देखिएगा किलोग्राम को क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम किस में बोलेंगे, सीजीएस में बोलेंगे। ठीक है ना? वैसे सीजीएस में नहीं पूछ जाती है, आप सीधा याद रखिएगा कि ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है? न्यूटन को ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है? अगर हम डायमेंशन की बात करें तो M1 L1 T-2। क्लियर? ये क्या होती है, फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिएगा, अगर हम और थोड़ा सा बेसिक की बात करें, वैसे तो तुम्हारे एग्जाम ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, छोटी क्लासेस की बातें हैं, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि फोर्स की टाइप के बारे में। ठीक है? अगर हम बात करें, एक मिनट, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना? जो फोर्स के टाइप है उनके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक होता है बैलेंस फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बच्चों बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, देखिएगा, अगर एक कोई बॉडी है, ये मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट में रेस्ट पर है। ठीक है? इनिशियल स्टेट में रेस्ट है मतलब इसके ऊपर, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मूव नहीं कर रही है। क्लियर? अब देखिएगा, आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया इस तरह से, मान लेते हैं कि आपने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन टुवर्ड्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है? अगर आपने इस 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो ये क्या करेगी बॉडी, मान लेते हैं कि ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। अगर आपने इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो इस स्टेट में क्या होगा कि ये बॉडी है ना तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी और ना ही राइट की तरफ मूव करेगी। यानी अगर हम बात करें नेट फोर्स, ये मानते हैं F1 है और ये फोर्स कौन सा है, F2 है, यानी F1
फोर्स है किसके बराबर है, F2 के बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये मॉडुलस का मींस क्या हो गया कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन नेगेटिव का मींस क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यानी अगर हम बात करें F1 प्लस F2 वो कितना हो जाएगा, 0। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। यानी अगर किसी भी बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्स इस तरह से लग रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी सभी फोर्स का जो वेक्टर सब है, यानी रिजल्टेंट फोर्स है वो अगर 0 हो जाता है, उस केस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस स्टेट बोलते हैं। क्लियर? बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस स्टेट या बैलेंस फोर्स क्या होती है, क्योंकि ये आगे काम आएगा कि आपको जब बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस के बारे में, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इफ 2 और मोर देन 2 फोर्स acting on a body such that net force become 0, then it is known as बैलेंस फोर्स। क्लियर? यानी अगर दो या दो से अधिक फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्लियर? अब बैलेंस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स, केस ऑफ बैलेंस फोर्स there is no change in state of body। यानी बैलेंस फोर्स की स्टेट, बैलेंस फोर्स की कंडीशन में क्या होता है, बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में रखी हुई है तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, यानी सारे फोर्सेस बैलेंस स्टेट में है, उस केस में बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी मूविंग है तो वो लगातार मूव करती रहेगी, अगर बॉडी स्टेबल है यानी रेस्ट पर है तो वो क्या रहेगी, रेस्ट पर ही रहेगी। कब? जब उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन में वो कितना हो जाएगा, देखिएगा, so in case of a balance force, बैलेंस फोर्स के लिए क्या हो जाएगा कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इस तरह से अगर n फोर्स लग रहे हैं, अगर उनका सबका वेक्टर सम करें तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है? ये जो कंडीशन होती है बैलेंस फोर्स की। ठीक है? अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स यानी अगर किसी भी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर दो या दो से अधिक इस तरह से फोर्स लग रहे हैं कि उनका रिजल्टेंट फोर्स है, अगर वो 0 नहीं होता है तो वो केस कैसे कहलाता है, अनबैलेंस फोर्स। और इसका जस्ट अपोजिट अनबैलेंस की कंडीशन में बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 forces acting on a body such that
net force not equal to 0, then it is known as unbalanced force. ठीक है, अगर if two or more than two forces acting on a body such that its resultant force is not zero, this type of force known as a unbalanced force. Clear? If we discuss about the condition of an unbalanced force, in case of unbalanced force, in case of unbalanced force, there is change in state of a body, यानी बॉडी की स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा. क्लियर? तो ध्यान रखना कि अनबैलेंस फोर्स है उसके अंदर जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है. क्लियर? और इसके अंदर क्या होता है, नेट फोर्स है वो कितना होता है, 0 के बराबर. तो बच्चों ये दो टाइप के फोर्स की, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स. देखिए इसके अलावा बैलेंस फोर्स का किसी भी बॉडी के ऊपर हम जब अप्लाई करते हैं तो फोर्स के द्वारा क्या क्या हो सकता है, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी. क्लियर? इफ एनी बॉडी इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इफ यू अप्लाइड द फोर्स in the opposite direction or at any angle, then there can be change in direction. For example, when you kick a ball, when bowler throw a ball towards to the batsman, then it hit the ball right up. Due to this case, the direction of the ball change. Clear? Similarly, we can also change the shape of any body by applying the force. किसी भी बॉडी की फोर्स के द्वारा शेप भी चेंज हो सकती है. ठीक है? व्हेन यू पुश द एनी सॉफ्ट wax ball etc, then its change also, its shape also change. And you can also change the temperature of any body by the applying force. फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट डालता है. वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप फोर्स के बारे में इतना ही. ठीक है? अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो अगर कोई भी बॉडी इनिशियल केस में अगर रेस्ट पर है या फिर वो मूविंग स्टेट पर है, ठीक है ना, दो कंडीशन हो सकती है, या तो कोई भी बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है या फिर वो लगातार मूव कर रही है, तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेंगे जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. ठीक है? यानी देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ एनी बॉडी
इफ वी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी किसी भी बॉडी के अंदर स्टेट में अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कोई भी पेपर बोर्ड है, अब ये एक जगह पर स्टेबल रखी हुई है, ठीक है ना, ये अपने आप से मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, यानी आप इसको पुश करते हैं या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से या स्टिक से आप इसको स्ट्राइक करते हैं, तो ये क्या करती है, फिर मूव करना स्टार्ट कर देती है। यानी अब ये रेस्ट स्टेट में है, और जब वो मूव करेंगे तो वो कौन सा स्टेट हो गया इसका, मोशन स्टेट। यानी रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में लाने के लिए आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। क्लियर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मूव करना लगातार, ठीक है, वो स्टेबल में कब है, वो रेस्ट में कब आएगा, जब उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। देखिएगा, अगर आप किसी गेंद को फेंकते हैं किसी भी स्मूथ फ्लोर पे, ठीक है, तो वो क्या होती है कि वो लगातार लुढ़कती रहेगी। देखिए, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, जैसे कि जो सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो एयर का रेसिस्टेंस है वो भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी जितनी भी कंडीशंस हैं, यानी जितने भी टाइप के फ्रिक्शन या रेसिस्टेंस हैं, अगर उनको हम 0 कंसीडर कर लें तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस मूव करता रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो रेस्ट के अंदर नहीं आएगा। यानी किसी भी बॉडी के पास, ठीक है ना, जो अपनी स्टेट को चेंज होती है उसका वो अपोज करता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कोई भी बॉडी रेस्ट में रखी हुई है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर, तो देखिए समझ गए होंगे आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ एनी बॉडी if no external force applied on it। यानी किसी भी बॉडी की स्टेट में जब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, सो दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ए बॉडी ऑलवेज oppose its change in its state। यानी कोई भी बॉडी है वो जब उसकी स्टेट को चेंज करेगी तो वो उसका अपोज करती है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है तो वो कैसे रहना चाहेगी, मूविंग स्टेट में ही रहना चाहिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ए रेस्ट बॉडी रिमेन इन रेस्ट until not applied any external force। This is known as inertia of rest। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चों देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यानी बॉडी के अंदर अगर उसको रेस्ट से मोशन में लेके आना है तो उसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि ए मूविंग बॉडी no change in rest state until no
any external force. This is known as inertia of a motion. क्लियर? यानी कि कोई भी बॉडी है वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी और उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ ए मोशन. तो लास्ट हम बात करें कि देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी until any force applied on it this is known as inertia of a direction. ठीक है, तो inertia of direction क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है कंटिन्यूअसली पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है या तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे. तो बच्चों ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का मोशन का प्रथम नियम. अब देखिएगा अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो काफ़ी एग्जाम्पल है. जैसे कि आप किसी बस में बैठे हैं, मूविंग बस में, ठीक है ना, और बस में सडनली ब्रेक लगते हैं तो आपकी बॉडी है वो आगे की ओर झुक जाती है. इसका रीजन क्या होता है कि जैसे बस चल रही होती है तो सेम स्पीड से, हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि जितनी स्पीड से बस चल रही होती है उतनी स्पीड से आपकी बॉडी क्या होती है, मूव करती है. क्लियर? जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो बस की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन बॉडी पार्ट जो आपका बस के कॉन्टेक्ट में है वो लगातार क्या हो रहा है, सेम स्पीड से मूव करता है. तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अपर पार्ट है बॉडी का वो उसकी स्पीड में चेंज नहीं हो पाता है, ज़्यादा टाइम लगाती है स्पीड में चेंज होने में, इसलिए क्या होता है कि वो आगे की ओर झुक जाते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर एकदम से गाड़ी चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं. यानी अगर कोई भी पर्सन हॉर्स पे बैठा हुआ है और सडनली अगर हॉर्स दौड़ना स्टार्ट कर देता है तो वो क्या होता है, पीछे की ओर झुकता है. उसका रीजन भी क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आप किसी भी ट्री की ब्रांच को शेक करते हैं तो वहाँ से फ्रूट वगैरह या जो लीव्स वगैरह होती हैं वो ब्रेक हो जाती है. ठीक है, उसका रीजन भी क्या होता है, न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, आप किसी भी कंबल वगैरह को आप डंडे से स्ट्राइक करते हैं तो उससे जो डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं वो भी किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के. तो ये काफ़ी एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर किसी को दिक्कत है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फोर्स में तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.